नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव में हूं आपके साथ शिल्पा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोटी कॉलोनी टिहरी गढ़वाल में तीसरे टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप 2024 के समापन समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर सीएम धामी ने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि राज्य में खेल के बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास किया जा रहा है। मुझे विश्वास है राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से युवाओं में नई ऊर्जा का संचार होगा। बता दें, टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप में क्वालिफाई करने वाले क्वालिफाई राष्ट्रीय खेल में हिस्सा लेंगे। प्लास्टिक यूज हो, कम से कम पॉलिथीन यूज हो, प्रकार के सारे क्रम हम करने जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हमारे प्रदेश के युवाओं में एक नई ऊर्जा, नए उत्साह का संचार करेगा, उनके अंदर आगे आने की भावना को जागृत करेगा। साथ ही इसके माध्यम से हम खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी और अधिक मजबूत बना सकेंगे, क्योंकि जगह पर प्रतियोगिताएं होनी है, जहां भी प्रतियोगिताएं हो रही हैं वहां पर खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। मैं आप सभी के माध्यम से प्रदेश की जनता से भी ये वादा करता हूं कि इस बार के राष्ट्रीय खेल न केवल ऐतिहासिक होंगे, बल्कि खेलों के क्षेत्र में जो उत्तराखंड की साख है उसको भी विश्व स्तरीय रूप देने में सफल रहेंगे, क्योंकि हमने जो भी आयोजन किए हैं हमारे इसी टिहरी जनपद। उत्तराखंड को साल 2025 तक सशक्त बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए सीएम धामी ने मोर्चा संभाल लिया है। सीएम धामी ने देहरादून में राज्य सचिवालय में शक्ति उत्तराखंड @ के तहत योजनाबद्ध फर्म मैकेंसी से इनके कार्य की समीक्षा की। निगरानी बैठक की अध्यक्षता उन्होंने की। इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। प्रयागराज में कुंभ को लेकर राजधानी देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें समाज कल्याण मंत्री बेबी रानी मौर्य, लोक निर्माण राज्य मंत्री बृजेश सिंह ने हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि प्रयागराज के कुंभ को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार सब तरह की तैयारियां पूरी कर रही है। इस बार कुंभ में लगभग 46 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह को भी कुंभ में आने के लिए आमंत्रित किया गया है। साथ ही उत्तराखंड वासियों से भी कुंभ में आने के लिए कहा गया है। उनका कहना है कुंभ की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। राज्य सरकार कुंभ का सफल आयोजन करने में जुटी हुई है। देखिए, हमारे प्रयागराज में 2025 के महाकुंभ की बहुत जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं और लगातार चल रही हैं। उसकी एक छोटी सी फिल्म अभी हमने दिखाई भी थी कि किस प्रकार वह टेंट सिटी बन रही है, हॉस्पिटल बन रहा है, खोए पाए का केंद्र बन रहा है। इसके अलावा स्वास्थ्य के लिए, स्वच्छता के लिए और सुरक्षित कैसे हो कुंभ, इसके लिए लगातार हम डिजिटल से भी उसकी तैयारियां देख रहे हैं। और अच्छे से अच्छा जितने भी हमारे पर्यटक आए, साधु संत आए और जो भी श्रद्धालु आए, उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इस बात को ध्यान में रख के इस कुंभ की तैयारी हो रही है। मैम, किसी प्रकार उत्तर प्रदेश के अंदर 13 जनवरी से 29 फरवरी 2025 तक लगभग 45 दिन तक चलने वाला एक बड़ा आयोजन, जिसमें हम प्रयागराज में करने जा रहे हैं। और आप सब जानते हैं कि 2019 में अर्धकुंभ था, उसकी दिव्यता और भव्यता भी हम लोगों ने महाकुंभ के समान ही की थी। मेरे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगभग 22 करोड़ लोगों का आवागमन प्रयागराज के अर्धकुंभ 2019 में हुआ था। इस महाकुंभ में हमारा ये मानना है कि लगभग 40 से 45 करोड़ लोग पधारेंगे। और मैं आज उत्तराखंड के अंदर यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी को और यहाँ के महामहिम राज्यपाल जी को अपनी वरिष्ठ मंत्री बेबी रानी मौर्य जी के साथ निमंत्रण देने अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन पर हम लोग यहाँ आए थे। हमने उनको भी आमंत्रित किया है, अपने मीडिया के बंधुओं को भी आमंत्रित किया है और यहाँ रहने वाले यहाँ की जनता को भी हम लोगों ने आमंत्रित किया है।
उत्तराखंड में 15 दिसंबर को 38वें नेशनल गेम्स की लॉन्चिंग सेरेमनी आयोजित होनी है। लॉन्चिंग सेरेमनी में 38वें राष्ट्रीय खेलों के 5 सिंबल लॉन्च किए जाएंगे, जिसमें लोगो, एंथम, शुभंकर, टॉर्च और जर्सी शामिल है। इस लॉन्चिंग सेरेमनी में केंद्रीय खेल राज्य मंत्री, आईओए प्रमुख पीटी उषा भी मौजूद रहेंगी। खेल मंत्री रेखा आर्य के मुताबिक 38वें नेशनल गेम्स को लेकर उन्होंने केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा पीटी उषा से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि 15 दिसंबर को होने वाले सिंबल लॉन्चिंग कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उन्होंने केंद्रीय मंत्री और पीटी उषा को निमंत्रण भेजा है। 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राष्ट्रीय खेलों का लोगो, एंथम और शुभंकर के साथ साथ जो टॉर्च होती है उसे भी लॉन्च करेंगे। हल्द्वानी में 38वें राष्ट्रमंडल खेलों का समापन होना है। ऐसे में खेल विभाग द्वारा शहर के इंडोर और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में तैयारियां शुरू कर दी गई। राष्ट्रमंडल खेलों के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में फुटबॉल मैदान, स्विमिंग पूल समेत अन्य खेलों के लिए ग्राउंड तैयार किए जा रहे हैं। इस दौरान खेलों की जानकारी देते हुए नैनीताल की जिला क्रीड़ा अधिकारी निर्मला पंत ने बताया कि 28 दिसंबर तक स्टेडियम के सारे कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। खेल विभाग पूरी तत्परता के साथ इस राष्ट्रीय खेल की मेजबानी को करेगा। क्योंकि हमारे बहुत बड़ा इवेंट है और इतिहास बनने जा रहा है और राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं, तो उसमें जो अभी ग्राउंड का वेन्यू है हमारा फुटबॉल ग्राउंड वहाँ पे बना है। और क्योंकि उसकी मिट्टी जो पहले उसमें थी बहुत कॉस्टली होती है, वो क्रिकेट की भी जो मिट्टी थी वो हमने अलग रखी है। और जैसे ही हमारा ये इवेंट होगा बाकी चीज़ें, तो आने वाले टाइम में हम उसको जैसा ग्राउंड था पहले उसी रूप में उसको रखेंगे। सर हमारी ओर से तो पूरी तैयारी है और बाकी जो भी निर्माण पेयजल खेल इकाई हमारी जो निर्माण संस्था है उसके द्वारा भी पूरे जो भी हमारे काम होने हैं वो पूरे करे जाने हैं। इसी महीने 25 से 28 के बीच में उन्होंने टाइम दिया है कि हमारे जितने भी वेन्यू वहाँ पर मॉडर्न पेंटाथलन हो, चाहे हमारे स्विमिंग से रिलेटेड हो, चाहे हमारे ट्रायथलन का हो, स्विमिंग के जो भी वर्क हैं, इलेक्ट्रिसिटी के वर्क हैं और पानी के लिए वहाँ पर ओवर हेड टैंक की व्यवस्था हो रही है, तो वो काम उन्हें इस महीने के लास्ट तक पूरे करके देने हैं। खबर मसूरी से, जहां नगर पालिका परिषद में तब हंगामे का माहौल बन गया जब संविदा कर्मचारियों को पता चला कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों से संबंधित एक गुप्त टेंडर प्रक्रिया चल रही है। इस खबर के फैलते ही कर्मचारियों के अंदर आक्रोश पैदा हो गया। उन्होंने नगर पालिका कार्यालय के बाहर जाकर जोरदार प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। मसूरी के अधिशासी अधिकारी तनवीर सिंह माहरवा के मुताबिक विंटर कार्निवाल को लेकर संविदा पर कर्मचारी रखे जाने थे। इसको लेकर टेंडर आमंत्रित किए गए थे, लेकिन नगर पालिका के संविदा कर्मचारियों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई, जिसे अब दूर कर दिया गया है। हम नगर पालिका के द्वारा आउटसोर्सिंग का एक टेंडर निकाला गया था। अब चूंकि यहाँ पर कभी आउटसोर्सिंग का टेंडर निकला ही नहीं है मसूरी में, समस्त प्रदेश की सभी नगर पालिकाओं में जो मैन पावर है उसको शहरी विकास विभाग के जियो में जो आउटसोर्स के पद है उनके लिए एक आउटसोर्सिंग एजेंसी का चयन किया जाता है। तो उसका टेंडर था ये, जिसके माध्यम से हमारे यहाँ पर्यावरण मित्र बहुउद्देश्य कर्मचारी रिक्वायरमेंट के अनुसार हम रख सकते थे, जो कि विंटर कार्निवल आने वाला है उसमें रखे जाते हैं। तो चूँकि आतिथ्य में अभी वो कीन के माध्यम से रखे जाते हैं कुछ कर्मचारी, तो कीन वाले जो हैं उनको इतनी तनख्वाह नहीं दे पाते क्योंकि उनके एग्रीमेंट में नहीं है, हम तनख्वाह उनकी बढ़ा भी नहीं सकते हैं। तो उसी के लिए हमने टेंडर निकाला था कि जो 350 जो दे रहे हैं वो 500 हम कर देंगे। बट कुछ भ्रम की स्थिति पैदा हुई कि जो संविदा वाले हैं उनको इसमें शामिल कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं था। खैर संविदा वालों को इससे कोई लेना देना नहीं था। ये बहुत ही दुखदायी विषय है। अभी हमारे जो संविदा के कर्मचारी हैं विगत 15 वर्षों से संविदा पे कार्यरत हैं और एक आस में है कि आगे इनका सेवाएं अस्थायी की जाएंगी, इस आशय पे ये लोग काम कर रहे हैं। और ये अचानक अभी हमको पता लगा कि इन्होंने इसको संविदा को आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखने का जो इनका मंशा है, ये कर्मचारियों के हक के लिए बहुत बुरा है और इनके शोषण होने की संभावना है। आंदोलन ये होगा कि जो संविदा कर्मचारी 15 साल से काम कर रहा है वो एक उम्मीद में है कि आगे कभी न कभी हम अस्थायी होंगे और एक सेवाएं उनकी अनवरत चली आ रही हैं, क्योंकि पालिकाओं में आवश्यकता है ही। और यदि ये निरस्त नहीं किया जाता तो हम लोग शासन प्रशासन में इसका पुरजोर विरोध करेंगे और इसके लिए हमको किसी बात तक जाना पड़ेगा, तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे।
सर पूरा मामला है कि जो जितने हमारे संविदा कर्मचारी जिन्हें 15-15 सालों के बच्चों को लगे हुए, उन्होंने भविष्य अपना खराब कर दिया नगर पालिका मसूरी में। आज हमें ज्ञात हुआ अभी थोड़ी देर पहले कि कुछ अज्ञात लोग बाहर से भी या लोकल भी इन कर्मचारियों को ठेका लेना चाह रहे हैं, इन्हें अपने ठेके में लेना चाह रहे हैं। पर ये हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। हम जेल और आंदोलन करेंगे, नगर पालिका की सीट बजा देंगे, पर हम किसी कर्मचारी को ठेके पे नहीं जाने देंगे। हम चाहते हैं जितने भी कर्मचारी 100-150 हमारे सिर्फ नगर पालिका में काम कर नगर पालिका के तहत ही चलते रहे। मामला ये है सर, हमारे जो संविदा वर्कर हैं, कर्मचारी संविदा, चाहे वो ऑफिस वर्कर हो, स्टोर कीपर वाला हो या फील्ड वर्क वाला हो, 2010 से 11 से जो अभी लगे हुए हैं, तो इन लड़कों को शासनादेश इनके ना होते हुए आउटसोर्सिंग में डाल रहे हैं। मैं मानता हूँ आउटसोर्सिंग चलती है, पर आउटसोर्सिंग वो चीन की जो चल रही है उसको आप दूसरी कंपनी को दे सकते हैं, पर जो ऑफिस की साइड से लगे हुए हैं, हम उन लड़कों का भविष्य अंधकार में नहीं होने देंगे। जिनको 10-10 साल, 12-12 साल, 14 साल करते हुए हो गए, हम ये ठेका प्रथा नहीं होने देंगे संविदा वालों के लिए, चाहे हमें जेल भरो आंदोलन करना पड़े। हरिद्वार के गंगा तट पर आर्य समाज की 150वीं जयंती के अवसर पर 5100 कुंडीय राष्ट्रीय व्रत महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार और आहुति की पवित्र सुगंध से पूरा वातावरण आध्यात्मिक हो गया, दिव्य हो उठा। इस आयोजन में आर्य युवा समाज और उत्तराखंड के डीएवी स्कूलों के 5100 छात्र छात्राओं ने पीले वस्त्र धारण कर आहुति दी। इन युवाओं ने न केवल वैदिक ज्ञान का प्रचार किया, बल्कि भारतीय संस्कारों, ऋषि परंपरा की महत्वता को भी सजीव किया। जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने नमामि गंगे घाट पहुंच इस महायज्ञ में हिस्सा लिया और इसे भारतीय संस्कृति और ऋषि मुनियों की परंपरा का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा, इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए। इससे युवाओं का हमारी समृद्ध परंपराओं से जोड़ने का मकसद कहीं ना कहीं सार्थक होता है और वैदिक संस्कृति को संरक्षित करने में ये काफी सहायक है। ऊपर से चंडी घाट की जो एक हमारी देशभक्ति की एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है यहाँ पर, तो इससे पावन भूमि नहीं मिल सकती यज्ञ के लिए। जो हम बच्चों को बताना चाहते हैं कि भाई अपना कर्तव्य करो, देश हित, राष्ट्र हित और समाज का हित और फिर अपना हित। किसी भी सक्सेस के लिए आपकी तीनों चीज़ों को अलाइनमेंट होनी चाहिए। आप ये देखेंगे भी किसी भी सक्सेसफुल आदमी को ले लो, पर्सनल गोल्स, कम्युनिटी गोल्स, कंट्री गोल्स, वर्ल्ड गोल्स हैव टू अलाइन, और इससे बढ़िया जगह क्या उस अलाइनिंग के लिए। रुड़की नगर निगम क्षेत्र के कृष्ण नगर में पिछले कई सालों से पानी की समस्या लगातार बनी आ रही है, जिसका समाधान आज तक कोई भी विधायक, सांसद या फिर नगर निगम का मेयर करवा नहीं पाया। अब मजबूरी में आकर यहाँ के स्थानीय निवासी धरने पर बैठने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। बता दें आपको, कृष्णानगर में लगभग पिछले 15 सालों से ये समस्या बनी हुई है। पीने के पानी की समस्या की वजह से लोग बेहद परेशान हैं। आज तक कोई विधायक, कोई सांसद इस पर कार्रवाई करता हुआ, काम करता हुआ इस समस्या का समाधान खोजता हुआ दिखाई नहीं दिया। हालांकि जब वोट मांगने का समय आता है तो जनता के बीच इसी मुद्दे के साथ लोग पहुंचते हैं, वोट मांगते हैं इस वादे के साथ कि समस्या का समाधान वो करके दिखाएंगे। लेकिन वोट मिलने के बाद भी, जीतने के बाद भी कोई काम आज तक नहीं हुआ, जिसके बाद अब ये थक हार कर धरने देने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। ये 6-7 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन उससे ये तो 15-20 साल से ही ये समस्या यहाँ पे चल रही है। इतना बड़ा यहाँ पे स्कूल बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। 20 नंबर गली बिल्कुल ही ऐसे प्रशासन पूरी तरह से सो चुका है। यहाँ पे कोई भी बिल्कुल सुविधा नहीं है। यहाँ पे गाड़ी लेके आते हैं, स्कूटी लेके आते हैं, बच्चे स्कूल आते हैं तो बिल्कुल ही यहाँ बच्चे गिर जाते हैं। यहाँ पे सुबह हम बच्चों को तैयार करके भेजते हैं, घर पे वो आते हैं तो यहाँ पे कीचड़ में सने हुए आते हैं वो लोग बच्चे। सर 15-20 दिन तो हो गए समथिंग। को लेकर आपने बहिष्कार करने की बिल्कुल बिल्कुल सर, अगर इस गली में, हमारे इस गली में अगर विकास नहीं हुआ, प्रशासन अगर नहीं जागा तो ये बिल्कुल ही पूर्ण बहिष्कार है। 20 नंबर गली से 22 नंबर वार्ड, 23 नंबर, किसी पे भी नहीं है। तो पिछले मैं यही कहूँगी कि जब जनता इतनी परेशान है तो वो लोग यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं। रोज उन्होंने एफबी पे, जैसे अभी आप लोग बता रहे थे, एफबी पे डाल रहे हैं टेंडर हो गया। अगर वो टेंडर हो गया है, एक तो इतने छोटे स्तर पे वो टेंडर हुआ है
इतने छोटे स्तर पे आप ये देखिएगा कि इतने बड़े क्षेत्र का निर्माण कैसे हो सकता है। दूसरी बात ये है कि वो अगर टेंडर हो गया है तो यहाँ निर्माण कार्य दिखाई तो दे हमें। रोड तो उन्होंने पहले भी बनाई थी, जब यहाँ पे चुनाव थे तो थोड़े से एरिया में उन्होंने वो बना दी थी, रोड बना दी थी, लेकिन वो थोड़े दिन बाद फिर पानी भर के रोड टूट गई है। उस रोड को नहीं, वो रोड नहीं चाहिए हमें पहले नाले चाहिए, नालों के बाद रोड चाहिए। जब तक यहाँ पे पानी, यहाँ की मेन प्रॉब्लम है नाला, यहाँ पे जब पानी का निकास ही नहीं है तो यहाँ पे किसी तरह का विकास ही नहीं है। जब तक यहाँ नाले नहीं बनेंगे, पानी का निकास नहीं होगा, यहाँ पे रोड भी कामयाब नहीं है। इस समस्या का समाधान जो है लड़के ही होगा, एकता के साथ होगा। जब हम सब आवाज उठाएंगे तो इसका कुछ ना कुछ समाधान शासन प्रशासन को निकालना पड़ेगा। हम लोगों को एक बन के इस लड़ाई को लड़ना है। मैं इनसे कमिटमेंट किया है कि उसमें सबसे आगे मैं रहूंगा, सिर्फ किसी के बहकावा में ना है। हमें काम कराना है तो अंतिम सांस तक लड़ना पड़ेगा। यहाँ पर पहले का देखा जाए तो बीजेपी के विधायक थे, अब कांग्रेस के विधायक है, लेकिन धरने पर अब तक दिखाई नहीं दिए है। देखो, विधायक जो भी हो, चाहे कोई सी भी पार्टी का हो, उसे कमाने से मतलब है। वो सिर्फ चुनाव से पहले हाथ जोड़ रहा है, उससे पहले कोई किसी की नहीं सुन रहा है। रही कांग्रेस वालों की बात, तो कांग्रेस वालों की तो अपनी मजबूरी बता देंगे कि भाई बीजेपी की गवर्नमेंट है, मुख्यमंत्री बीजेपी का है, इसलिए मैं कुछ कर नहीं सकता। लेकिन उनकी निधि आती है, उन्हें अपनी निधि में से खर्चा करना चाहिए। लेकिन अगर जब वे कहीं करते भी हैं तो पहले ही बता देंगे कि मैं 5 लाख रुपए मंजूर करूंगा, 2 लाख रुपए मुझे वापस देना। आपको, आपके इस चैनल को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने ये विकराल समस्या को समझ करके आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। इसका समाधान कराने के लिए यहाँ तक आप लोग पहुँचे हैं। शासन और प्रशासन को जगाने के लिए आप लोग यहाँ तक पहुँचे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज इस धरने का 16वां दिन है। हम लोग यहाँ 16 दिन से लगातार बैठे हुए हैं। आज तक कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी का यहाँ मौके पर आकर किसी ने कोई आश्वासन नहीं दिया। किसी को धरने का शौक नहीं है। आप लोग देख रहे हैं पीछे क्या हालत है। यहाँ बच्चे जो स्कूल में आते हैं वो रास्ते में गिर जाते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। उनके स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ रहा होगा, ये शासन प्रशासन को देखना। उनकी शिक्षा पे क्या प्रभाव पड़ रहा होगा। सैकड़ों बच्चे तो स्काई वार्ड स्कूल से यहाँ से अपनी टीसी कटा करके जा चुके हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और ये जो गली आप लोग देख रहे हैं ना, ये गली लगातार लगभग 15 वर्ष हो गए इसी हालत में, इस गली को। उत्तरकाशी जिले में कीवी की खेती कर काश्तकार आत्मनिर्भर बन रहे हैं। उद्यान विभाग की तरफ से युवाओं को कीवी की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उद्यान विभाग इन्हें कीवी के बॉक्सेस उपलब्ध करवा रहा है। साथ ही धोंतरी में जायका परियोजना के तहत ये कार्यक्रम लाया गया। जनपद में 40 से ज्यादा किसान ऐसे जो अब कीवी की खेती कर रहे हैं और उन्हें काफी फायदा हो रहा है, मुनाफा हो रहा है। हरिद्वार के बैरागी कैंप के कुंभ क्षेत्र में गंगा सफाई के नाम पर हो रहे खनन पर मातृ सदन के संतों ने बड़ा सवाल उठाया। मातृ सदन के परम अध्यक्ष स्वामी शिवानंद ने कहा कि हाईकोर्ट में दायर अवमानना याचिका के बाद प्रशासन ने आनन फानन में कुंभ क्षेत्र में चल रहे खनन को बंद कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि ये खनन गंगा की पवित्रता और पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा है। संत स्वामी दयानंद का अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक खनन बंद करने का लिखित में आश्वासन नहीं दे दिया जाता और दोषी अधिकारियों को सजा नहीं मिलती। स्वामी शिवानंद ने बताया 102 पेज की अवमानना याचिका में उत्तराखंड के औद्योगिक सचिव, हरिद्वार के जिलाधिकारी, एसडीएम, खनन अधिकारी, कानूनी सलाहकार को भी पक्षकार बनाया गया है। हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा संसद में खनन का मुद्दा उठाने पर उन्होंने इसे गंगा प्रेम नहीं बल्कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को घेरने की साजिश बताया। संतों ने साफ किया कि उनकी लड़ाई गंगा की पवित्रता की रक्षा के लिए है और ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक गंगा बच नहीं जाती और इसे बचाने के लिए कोई ठोस कदम सरकार की तरफ से नहीं उठा लिया जाता। उस समय में, जिस समय में क्या आरती होता है, और आरती के समय हमारे यहाँ कोई काम नहीं होता है, पानी तक हम लोग नहीं पीते। कोई रिप्रेजेंटेशन लिखा जाता है उसे ही बंद कर दिया जाता है आरती के समय। तो हमने कहा दिया गया की बात है, हम कहेंगे नहीं। दूसरी बात है कि यहाँ जिसको डॉक्टर सब जिसको जांच करता है उसी को ले जाके मार देता है। निर्माण को ले गया, हॉस्पिटल में भी दे दिया। आनंद जी को ले गया, ये मनीष कुमार जो यहाँ का सिरमौर होके बनाया है, गुप्त चुप रहता है। ये अपना नाम नहीं के आने देता है। डीएम को शर्म होना चाहिए। ये
क्या कहते हैं, दीपक रावत को तो नष्ट कर दिया और इसको भी खा जाएगा ये, क्योंकि माफियाओं का सरदार है मनीष कुमार, और जो सरकार होता है। हरिद्वार के गोविंदपुर और सलेमपुर में अवैध रूप से संचालित प्लास्टिक रिसाइकलिंग इकाइयों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। यहां एक गोदाम और उस गोदाम में लगी हुई 6 मशीनों को सील कर दिया गया। जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर एसडीएम अजयवीर सिंह और नायब तहसीलदार यूसुफ अली के नेतृत्व में ये कार्रवाई हुई है। स्थानीय लोगों की शिकायतों के बाद ये कदम उठाया गया। गंगा विहार कॉलोनी है और सलेमपुर के कुछ एरिया में वहाँ पे लगातार ये शिकायतें मिल रही थी कि वहाँ पे प्लास्टिक रिसाइकलिंग यूनिट्स हैं जो प्लास्टिक के गुल्लों को अवैध तरीके से वहाँ पे जलाते हैं और बाकी सारी चीज़ें अपने स्मॉल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इससे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैल रहा था। इस संबंध में हमारे द्वारा 2-3 बार वहाँ इंस्पेक्शन करे गए। उनको टाइम भी दिया गया सफिशिएंट कि वो इन चीज़ों को अपना बंद कर दें, लेकिन उनके द्वारा ना बंद करने की दशा में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पुलिस और राजस्व की टीम के द्वारा कल वहाँ पे 6 मशीनों को सील करा गया। निरंतर वहाँ पे निगरानी रखी जाएगी। अगर इस तरह की और मशीनें पाई जाती हैं या कोई भी इस तरह का कृत्य करते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करी जाएगी। उसको कोई तोड़ता है, क्योंकि वो तो सरकारी आदेशों के तहत करी गई है, नियमों के अनुसार लगाई गई है। अगर उसको कोई तोड़ता है तो उसके खिलाफ वैधानिक तरीके से कार्रवाई करी जाएगी। अगर जरूरत होगी तो मुकदमा करा जाएगा। देहरादून अलकनंदा एन्क्लेव में हुई पूर्व इंजीनियर बुजुर्ग की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों कमरा देखने के बहाने वहां पर आए थे। बुजुर्ग को अकेला देखा तो लूटने की साजिश रच डाली। बुजुर्ग के पास नकदी ना होने की वजह से दोनों ने एटीएम का पासवर्ड जानने की कोशिश की, लेकिन बुजुर्ग ने जब पासवर्ड नहीं दिया तो पेपर कटर से उसके ऊपर कई वार करके उसकी हत्या कर दी। एसएसपी ने आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली टीम को 25,000 का इनाम देने की भी घोषणा की है। को करीब 8 बजे रात्रि में सूचना प्राप्त हुई थी कि अलकनंदा एन्क्लेव में श्री गर्ग साहब रहते हैं, वहाँ पर अशोक कुमार गर्ग जी, जो एनजीसी से रिटायर्ड है, और उनके घर में कोई हमला हो गया, लहूलुहान है। इस सूचना पर पुलिस तत्काल पहुंचकर उनको हॉस्पिटल ले गई थी, लेकिन हॉस्पिटल में उनको ब्रॉड डेड घोषित किया गया था। घटनास्थल का जब निरीक्षण किया गया तो घटनास्थल के निरीक्षण में कहीं भी वहाँ कोई फोर्स एंट्री या इस तरह का कोई लूटपाट का कोई अंदेशा नहीं दिखा। सब चीज़ें इंटैक्ट दिखाई दी। साथ ही साथ ये भी पड़ोसियों से पता चला, जो पड़ोस में रहते हैं, जिन्होंने सूचना दी थी, कि उनके द्वारा श्री गर्ग जी को कुछ कराने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी थी, और साथ ही साथ कोई व्यक्ति वहाँ पर ऐसा लग रहा था कोई पासवर्ड की बात कर रहा था। चूंकि ऐसी बात आई थी, प्रथम दृष्टया जितनी भी पूछताछ वहाँ हो पाई थी, और ये बताया गया कि जब कॉलोनी के लोग वहाँ इकट्ठा हुए तो गेट के बाहर तो 2 व्यक्ति जो है वहाँ से पीछे से कूदकर जो प्लॉट बने हुए वहाँ से भाग गए। इस सूचना के आधार पर जितने भी पूछताछ थी उनके परिजनों से भी बात की गई, लेकिन कहीं भी कोई रंजिश, कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट या अन्य कोई ऐसी बात नहीं पता चल पाई थी कि जिससे लग रहा हो कि क्या मोटिव है। क्योंकि लूट का मोटिव भी घटनास्थल को देखकर कहीं से नहीं लग रहा था कि कोई खंगालने की बात आई हो, कोई चीज चेक की गई हो। तो इसके बाद जो हमारे पास था मुकदमा, जो इनके ब्रदर के द्वारा लिखवा दिया गया था गर्ग के द्वारा। उत्तराखंड लाइव में फिलहाल बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।